हेलो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ हो चुका है। एक टॉपिक है आपका आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए संविधान के प्रावधान। तो उसमें एक टॉपिक में जनरल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं ताकि कुछ छूटे ना। और हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति वाला जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो उसमें हम संशोधन संविधान के विचार बता चुके हैं। और आतंकवाद आप सभी को पता होगा, आतंकवाद क्या है। एक हिंसात्मक कुकृत्य जिसको अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं। बहुत नॉर्मल से लोग, साधारण लोग होते हैं जो किसी, अगर उनके साथ कुछ कभी घटित हो गया होता है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो अपना सब कुछ खो चुके होते हैं या कुछ भी उनके एक तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है और उनके दिमाग पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, तो सामान्य चीज़ों को एक्सेप्ट करना पूरी तरह से वो अक्षम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे बुरे लोग जो समाज में होते हैं, जो समाज को बांटना चाहते हैं और जहाँ पर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का पूरा वादा उन लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसी के कारण, चाहे वो धर्म की बात ले लीजिए, चाहे वो किसी समूह की बात ले लीजिए, किसी एक बात को लेकर उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भर दी जाती हैं जिसके कारण वो एक आतंकवादी समूह बना लेते हैं। ठीक है, और ये अपने ही राष्ट्र, समाज और समुदाय से लड़ते हैं। आतंकवाद देश के सभी युवाओं के विकास और वृद्धि में बहुत अधिक प्रभाव डालता है। ना तो ये राष्ट्र को उचित रहने देता है, ना तो राष्ट्र का उचित विकास हो पाता है, और समय समय पर इन आतंकवादी गतिविधियों से बहुत ज़्यादा लोगों के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी जीवन पर, हर तरह के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे ब्रिटिश हुकूमत में लोगों की मनस्थिति हो गई थी, उसी तरह आतंकवाद भी है जिसका एकमात्र उद्देश्य डर फैलाना है। ठीक है, और हमें फिर से एक तरह से आज़ादी की आवश्यकता है। लेकिन वर्तमान समय में आतंकवाद इतनी गहरी जड़ें अपनी बना चुका है जिससे वो अपने अनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में निरंतर, शायद हम कह सकते हैं, काफ़ी कुछ सफल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोगों का कहीं ना कहीं उनको नियंत्रण भी, एक तरह से कह सकते हैं, प्रश्रय भी मिला हुआ है। तो आतंकवाद के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत आराम से लिख लेंगे। फिर आता है संप्रदायवाद। संप्रदायवाद क्या? ये भी एक संकीर्ण विचारधारा है जिसके अनुसार समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित हो गया है। ये सांप्रदायिकता भी आतंकवाद का एक बीज है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक संकीर्ण मनोवृत्ति है और ये धर्म और संप्रदाय के अनुसार संपूर्ण समाज को बांटने का कार्य करती है और स्वयं केवल एक अपने धर्म के हितों की रक्षा के लिए दूसरे के धर्म को निम्न दिखाने की भावना को महत्व देती है। तो उससे क्या होता है, जब धर्म के कारण लोग एक दूसरे के शत्रु भी हो जाते हैं तो इसे सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सांप्रदायिकता को आधार मानकर राजनैतिक हितों की पूर्ति करते हैं। आप देखिए, राजनीति में ही सारी सांप्रदायिकता दिखाई देती है आपको। अगर आप वर्तमान में आप देखें, आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में, आपके मोहल्ले में अगर कोई रहता है तो क्या आप उससे बात नहीं करते हैं? क्या आप उसको फ्रेंड नहीं बनाते हैं? ऐसा नहीं होता है। तो सांप्रदायिकता में दोनों चीज़ें, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेना चाहें। हम दूसरे के धर्म से बहुत अच्छी से सीख भी सकते हैं, उनके त्योहारों में एंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम उनको हेय दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख भी सकते हैं। ठीक, अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि से सांप्रदायिकता को लेता है तो अपने समाज का उत्थान करता है और अधिक आर्थिक, सामाजिक प्रयास, जो कुछ भी नया सीखने का प्रयास हो वो करने लगता है। लेकिन अगर नकारात्मकता की बात कहें तो अपनी धार्मिक पहचान बनाने के लिए दूसरे के धर्म, दूसरे के लोगों को समाप्त करने की चेष्टा जब लोगों के मन में आ जाती है तो ये बहुत अधिक खतरनाक हो जाता है। कई कारण होते हैं इसके, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण और मनोवैज्ञानिक और मीडिया संबंधी कारण। मीडिया भी बहुत सनसनीखेज चीज़ों को अपने टीवी चैनल्स को बहुत अधिक प्रभावित दिखाने के लिए समाचार के रूप में इस तरह की न्यूज़ प्रसारित करती है जिससे कभी कभी धार्मिक उन्माद भी पैदा हो सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारणों में भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सशक्त नहीं है मन से, मानसिक रूप से बहुत अधिक बुद्धिमान नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, राजनीतिक कारण भी है, लोग जो है थोड़े से लालच देकर और स्वयं अपनी राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। तो ये कारण है सांप्रदायिकता को के होने के। बहुत सारी घटनाएं हुई भी हैं। 1947 में जो हमारा भारत विभाजन हुआ उसका एक प्रमुख कारण क्या था? सांप्रदायिकता। 84 में सिख विरोधी दंगे, वो भी
89 में कश्मीरी पंडितों का निष्कासन कश्मीर से, ये 92 बाबरी मस्जिद, 2002 गुजरात दंगे और 2013 में मुजफ्फरपुर दंगे, ये सब कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता से ही रिलेटेड। तो सांप्रदायिकता के बहुत गहरे और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जातिवाद क्या है? वैसे तो जातिवाद माने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जब ये आ जाता है कि हमारी जाति बड़ी है और दूसरे की जाति नीची है, तो एक जाति ऊंची और एक जाति नीची हो जाती है, जिससे अनेक जातियों का शोषण होने लगता है। और अब पहले तो वर्ण व्यवस्था थी तो एक अलग बात थी, लेकिन अब कहीं पर पैसा इसकी जातियों के लिए हे दृष्टि से देखने वाला हो जाता है, कहीं विद्या, कहीं कर्म, तो इसके कारण भी जातिवाद की समस्या बढ़ जाती है। सब अपनी अपनी जाति को उच्च दिखाने के चक्कर में दूसरे की जाति को निम्न दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। जातिवाद के कारण क्या होता है? कई कारण हो जाते हैं। कभी कभी अपनी जाति सम्मान की रक्षा ही होती है, कभी अंतर्जातीय विवाह के कारण समस्या पैदा हो सकती है। हालांकि सामाजिक स्तर पर संकुचन नहीं आता, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें सम्मिलित जाती हैं। शहरीकरण के कारण भी जातिवाद की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे तो प्रारंभ में कर्म आधारित प्रणाली थी कि उसका निर्धारण किसी जाति से नहीं बल्कि कर्म से, जैसा कोई व्यक्ति कार्य करता था वही उसकी जाति हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक, और इसके परिणाम असमान और अन्याय पर आधारित हो जाता है यह जातिवाद। और जातिवाद को सिस्टम कहना वास्तव में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एक ऐसा राक्षस है जो समाज को धीरे धीरे बांटता जा रहा है और स्वयं निगलता जा रहा है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को किसी जाति को किस चीज़ में आरक्षण चाहिए, किसी जाति को किसी चीज़ में चाहिए, तो सामाजिक स्तर भी बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो जातिवाद के कारण ऑनर किलिंग जैसे केस भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक बढ़ने लगे हैं। और जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो गई हैं कि जातिवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसके कारण व्यक्ति ही व्यक्ति का दुश्मन यानी बन जाता है। तो ये आपका आज ये जातिवाद, संप्रदायवाद, और इसके अलावा एक टॉपिक और था जो हम लोग को पढ़ना था। इसी में अनुसूचित जाति के संवैधानिक प्रावधान, हालांकि इसमें पढ़ लिया था, अनुच्छेद 15, 16, 46, इस पर आप देख लीजिएगा। 244 में भी अनुसूचित जाति के नियंत्रण का प्रावधान है। इसमें क्या है? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विधानमंडलों ने 25 जनवरी 2010 तक बहुत सारे आरक्षणों को निश्चित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 20 तक 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था, 2020 तक हो गया था। जो ये अनुच्छेद 332 है उसमें भी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये आप ध्यान रखिएगा। जो 244, 243, 332, 335, 338, ये कई सारे ऐसे आयोग हैं जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अनुच्छेद 366 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों में से ऐसी जातियां जिनका मूल वंश जनजातियां, ऐसी जातियां जो कि इसमें आती हैं वो अनुच्छेद 41 के अनुसार ही बराबर मानी जाएंगी। तो आप इनको अनुच्छेद को एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि थोड़ा सा संविधान आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें से पूछा नहीं जाता है, केवल पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है। तो आप 244, 332, 338 इन सबको लिख सकते हैं प्रारंभ में। ठीक है, अनुच्छेद 46 में जो प्रारंभ में बिल्कुल था वो 15-16 जब पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों का दिया, तो ये प्रारंभिक प्रावधान है। बाद में जो संशोधन हुए हैं 338 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना है, ठीक है, उसका जो गठन हुआ ये कब हुआ, किसके? तो यहाँ पे है 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया।